देख लेते हैं पंचायत डीपीसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या तथ्य हैं वो देख लेते हैं। देखिए पंचायत का पार्ट है 9, मैं आपको बता चुका हूँ कि पंचायत भाग 9 में है संविधान के। पंचायत में 5 से 5, 4 से 4 दोनों को जोड़ेंगे 9, तो भाग 9 के अंतर्गत आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O तक पंचायत की बात की गई है। आर्टिकल 243 से 243O तक पंचायत की बात की गई है। याद रखिएगा कि यह पंचायत शेड्यूल 11 अनुसूची 11 के अंतर्गत आता है। अनुसूची 11 है, संविधान का भाग 9 है, अनुसूची 11 है, अनुसूची नंबर 11 है। इस अनुसूची 11 में 29 आइटम पड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन बेसिक आते हैं एकदम। याद रखिएगा कि पहली बार जिस कमेटी को पंचायत के लिए बनाया गया उसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी को पंचायत के लिए बनाया गया। उसके बाद बनाया गया अशोक मेहता को, उसके बाद GV.K. राव कमेटी को, उसके बाद LM सिंघवी कमेटी को। इनका ईयर भी याद रखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, अशोक मेहता 1977 में, GV.K. राव 1985 में, LM सिंघवी 1986 में। शॉर्ट ट्रिक है बगल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बगल मतलब मैं तेरी अगल बगल गाना है ना शाहिद कपूर का, तो बगल में B का मतलब बलवंत राय मेहता, A का मतलब अशोक मेहता, फिर GV.K. राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायत का सपोर्ट करते हुए बोला था कि डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब सबसे निम्न स्तर गांव पर भी लोगों का चुनाव हो और वो चुने जाएं। तो इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायत को 3 स्तर पे बनाना चाहिए। कौन से 3 स्तर हैं? ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत मतलब ब्लॉक पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत का मतलब जिला पंचायत। इन 3 स्तरों पर पंचायत का मतलब संगठन मतलब गठन होना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, ऐसा बलवंत राय मेहता ने कहा था। अशोक मेहता ने कहा था कि पंचायत को 2 स्तरों पे बनाना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत, एक मंडल पंचायत। GV.K. राव ने कहा था कि पंचायत के लिए बोला है कि पंचायत बिना जड़ की घास है, इसके पास कोई शक्ति नहीं है। और LM सिंघवी कमेटी ने कहा था कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना सही रहेगा। ठीक, ये बात याद रखिए। याद रखिए कि 24 अप्रैल 1993 को फाइनली पंचायत राज एक्ट लागू हो गया, इन्फोर्स कर दिया गया। डेट है 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। जबकि 72वां संविधान संशोधन आपको पता है 1992 में आया है, लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी जब बनाई गई तो उसका मेन उद्देश्य था कि पहले से चल रहे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1952 में चलाया गया था, और इसके साथ ही नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में चलाया गया था। इस 1952-1953 में ये जो प्रोग्राम चलाए गए थे, इन पर रिव्यू करना और बताना कि किस प्रकार से गरीबी जो सबसे निचला तबका है उसका किस प्रकार से उद्धार, किस प्रकार से उसका मतलब उसको किस प्रकार से अपलिफ्ट कर सकते हैं हम लोग ऊपर की तरफ, उसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी तो इसने रिकमेंड किया कि पंचायतों का जो स्तर है, जो पंचायत है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो पंचायत की बात करी थी उसने कि पंचायतों को 3 स्तरों पे बनाया जाना चाहिए। पंचायत को यह पंचायत के अंतर्गत ये होना चाहिए, जो पैसा पहुंच रहा है वो पूरा नहीं पहुंच पा रहा है। इस प्रकार की बातें बलवंत राय मेहता कमेटी ने करी हैं। इसके साथ याद रखिए कि बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन को ही स्वीकार किया गया है। अंततः जो पंचायत है यह 3 स्तरों पर बनाई गई। पहले स्तर पर बनाई गई डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत, उसके बाद इंटरमीडिएट पंचायत का मतलब मध्य लेवल पे ब्लॉक पंचायत, और सबसे निम्न स्तर पे ग्राम पंचायत मतलब विलेज पंचायत। बस एक शर्त लगा दी गई है कि जिस स्टेट की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, वहाँ पर इंटरमीडिएट पंचायत मतलब ब्लॉक पंचायत नहीं होगी। मध्य का पंचायत जो होता है वह पंचायत वहाँ पर उपस्थित नहीं होगी। तो ये याद रखिएगा, ये मेन है। ठीक, इसके बाद आप याद रखिए कि जो 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में पहले पंचायती राज का गठन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसका इनाग्रेशन किया है। तो याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज का गठन पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को, जब इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, उससे पूर्व राज्यों ने पंचायती राज का गठन कर दिया। तो आप बोलेंगे क्यों कर दिया? तो याद रखिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह लिखा हुआ था, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों का गठन। और क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इन्फोर्सेबल करेक्टर के नहीं है, मतलब जस्टिशिएबल करेक्टर के नहीं है, न्यायोचित नहीं है, इसलिए यह राज्यों पर बाध्य नहीं था कि वह पंचायत राज का गठन करें। ये उनकी स्वेच्छा थी कि वह पंचायत राज का गठन करें या ना करें। उसी क्रम में नागौर जिले में राजस्थान में पहला पंचायती राज गठन हुआ। तो याद रखिए 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका इनाग्रेशन किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने पंचायत अपने यहाँ बना लिया, पंचायती राज का गठन कर दिया आंध्र प्रदेश ने। तो ये याद रखिएगा कि पहला पंचायती राज कहाँ पर बना है? तो राजस्थान में। ठीक, नागौर जिला, नागौर डिस्ट्रिक्ट। याद रखिए जो संवैधानिक दर्जा भी मैंने आपको बताया 24 अप्रैल 1993 को यह एक्ट लागू कर दिया गया। तो फाइनली आर्टिकल 243 से 243O तक पंचायतों की बात करी गई है। इसके साथ ही 11वां संविधान मतलब 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई। साथ में 9वें भाग के अंतर्गत पंचायत को रखा गया। तो आपको याद रखना है ये कि पंचायत में जो एज ऑफ क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, जो उम्र की योग्यता, जैसे लोकसभा में 25 साल है, राज्यसभा में 30 साल है, अगर आपको मेंबर बनना है तो यह पंचायत में 21 साल है। इसको याद रखिएगा, पंचायत में मेंबर की जो योग्यता है, उम्र की योग्यता है, वो 21 साल है।
इसके साथ ही तीनों स्तरों पर मेंबरों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, जबकि तीनों स्तरों में 2 स्तरों पर चेयरपर्सन जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन होगा, उसका चुनाव और ब्लॉक पंचायत में जो चेयरपर्सन होगा उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। जबकि विलेज पंचायत में जो विलेज पंचायत का अध्यक्ष होगा उसका चुनाव किस प्रकार से होगा, यह विधानमंडल डिसाइड करेगा। ठीक है, यह विधानमंडल डिसाइड करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। याद रखिए आर्टिकल 243 से 243 तक पंचायत का वर्णन है। आर्टिकल 243 याद रखिए जो कि ग्राम सभा की बात करता है कि ग्राम सभा क्या है, तो आर्टिकल 243 में ग्राम सभा की बातें की गई, ग्राम सभा की बात की गई है। आर्टिकल 243 में रिजर्वेशन की बात की गई कि पंचायत में रिजर्वेशन आरक्षण दिया जाएगा। और इसमें याद रखिए 243 का क्लॉज 3, मतलब 243 तो है ही, इसका क्लॉज 3 कहता है वुमेन का रिजर्वेशन, महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन पंचायत में दिया गया है, 1/3। ठीक, याद रखिए पंचायत का कार्यकाल होता है 5 साल। हाँ, वो कुछ एक एक्सेप्शन चलता है, वो एक्सेप्शन आपको अभी नहीं जानना, ये याद रखना है आपको, पंचायत का कार्यकाल है 5 साल। ठीक, आर्टिकल 243 कहता है कि पंचायत के लिए एक फिनेंस कमीशन, मतलब एक राज्य की वित्तीय आयोग होगा जो पंचायत का रखरखाव, पंचायत में किस प्रकार से पैसे का कंसोलिडेशन होना है, किस प्रकार से उसको संचित करना है, इसकी बात स्टेट फाइनेंस कमीशन करेगा। ठीक, साथ में आर्टिकल 243 कहता है राज्य का एक चुनाव आयोग होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य का एक चुनाव आयोग होगा। 243 कहता है राज्य का एक चुनाव आयोग होगा जो कि पंचायत और म्यूनसिपालिटी के चुनाव कराएगा। इसका मतलब जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग मेन है, आर्टिकल 324 में जो लिखा है इलेक्शन कमीशन, वह है पंचायत का चुनाव नहीं कराता। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के अंतर्गत पंचायत और म्यूनसिपालिटी का चुनाव कराता है। ठीक है, इस चैप्टर में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, इतना ही पूछा जाएगा बार बार आपसे। ठीक, अगला चैप्टर है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के निर्देशक तत्व। इसमें आपको याद रखना है कि डीपीएसपी में 4 शब्द हैं, तो यह भाग 4 में है संविधान के, आर्टिकल 36 से 51 में है। साथ में इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया, यह संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया जाता है। कौन से? सोशलिस्ट सामाजिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसके बाद गांधीयन फिलॉसफी पे डिपेंडेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और लिबरल मतलब स्वतंत्र जो लिबरल हैं, उदारवादी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, उनकी बातें करी जाएंगी। तो याद रखिए आपसे पूछा जाए इनमें से किसका क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया गया, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल, तो आप बोलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक, आर्टिकल 36 कहता है राज्य की परिभाषा, और आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, का मतलब वेलफेयर स्टेट होगा, वहाँ पर गुंडा राज नहीं होगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि अगर आप राज्य को कोई नीति बनानी है तो राज्य को आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जो अनुच्छेद लिखे हैं, जो निर्देश दिए हैं इस अनुच्छेद के द्वारा, उसका पालन करना पड़ेगा। यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, याद रखिए अनुच्छेद 37 कहता है, अनुच्छेद 37 क्या बोलता है? अनुच्छेद 37 बोल रहा है कि राज्य के जो यह नीति निर्देशक तत्व हैं, यह फंडामेंटल इन दी गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, यह राज्य के शासन को चलाने के लिए मूल है। का मतलब राज्य को अगर अपना शासन सुचारू रूप से चलाना है तो उसे इन निर्देशों का पालन करना चाहिए, करना होगा नहीं, करना चाहिए, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। याद रखिए आर्टिकल 37 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, का मतलब यह न्यायोचित नहीं है। का मतलब कि आप अगर राज्य के निर्देशक तत्वों का राज्य की सरकार पालन नहीं करती या राज्य पालन नहीं करता, तो आप यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं किया जा रहा है। जबकि मौलिक अधिकार जस्टिसेबल नेचर के होते हैं। इसका मतलब अनुच्छेद 32 आपको शक्ति देता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार छीने जाएँ तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, जबकि डीपीएसपी में यह संभव नहीं है। ठीक, कुछ आर्टिकल जो आपको याद रखने हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन सा? आर्टिकल 44, ये क्या है? ये कहता है यूनिवर्सल सिविल कोड, का मतलब एक यूनिवर्सल सिविल कोड जैसे गोवा में लागू है, यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए सबके लिए, जो मतलब जो भी मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, या फिर हिंदू लॉ है, या फिर क्रिश्चियन का कुछ लॉ है, ये सब एक जगह एक तरह के सबके लिए। दहेज की कानून जो एक समान होना चाहिए, तलाक की प्रथा सबके लिए एक समान होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, यूनिफॉर्म का मतलब समान, तो आंसर याद रखिए 44 4 में 4 4 2 समान है, समान संख्या है, तो 4 4 समान संख्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 कहता है 50-50 का मतलब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी विद एग्जीक्यूटिव की बात करेगा। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट अलग अलग रहना चाहिए, ऐसी बात आर्टिकल 50 करेगा। और इसके साथ याद रखिए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल में 39A जोड़ दिया गया, आर्टिकल 43A जोड़ दिया गया और आर्टिकल 48A जोड़ दिया गया। इन 3 संशोधनों मतलब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह 3 राज्य के निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। ठीक, आपको खुद देखना है कि आर्टिकल 39A, 43A और 48A क्या हैं, इससे क्या होगा, आपको एक फ़ायदा होगा। क्वेश्चन पूछ लेगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनमें से क्या नहीं जोड़ा गया, तो अगर ये आपने आर्टिकल पढ़ लिए तो आपको आराम से याद आ जाएगा। ठीक, पढ़ लीजिएगा इसको क्या है। ये एक और चीज़ और याद रखिए, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, का मतलब सामूहिक जो सोसाइटी होती हैं, उनको 97वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 43B के अंतर्गत जोड़ दिया गया। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आ सकता है।
ठीक, इसको रट्टा लगा के रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये साथ में याद रखिए एक आर्टिकल जो मैंने अभी बोला आपको, आर्टिकल 40 जो कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 बार पूछा जाता है, आर्टिकल 44 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। डीपीएसपी में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपको देखने हैं अपने किताब को खोलकर, वो कौन से आर्टिकल याद रखिए। एक तो आपको आर्टिकल 43 देखना है, 43 क्या है ये जरूर देख लीजिएगा। 48 को, दोनों आर्टिकल जो 48A है और 48 इन दोनों को देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में आपको आर्टिकल 50 जरूर, 50 तो मैंने बता दिया आपको। आर्टिकल 51 जरूर देख लीजिएगा। 51 क्या है, इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। आर्टिकल 51 भी जरूर देख लीजिएगा। ये है आज का लेक्चर। हमारी पॉलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब गैर संवैधानिक संस्थाएं बची हुई हैं बस। बाकी हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने पूरी ख़त्म कर दी हैं बस। तो कल से शुरू होगा हिस्ट्री, इतिहास का पोर्शन शुरू कर देंगे हम लोग। अब तक पॉलिटी के 8 लेक्चर हो चुके हैं, कल से इतिहास पे कूद चुके होंगे या फिर ज्योग्राफी पे कूद चुके होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।